नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। जिस प्रस्ताव को लेकर विपक्ष कई दिनों से मनोहर सरकार को घेर रहा था और दावे कर रहा था, चैलेंज और चेतावनी का दौर चल रहा था, उस अविश्वास प्रस्ताव पर प्रदेश की मनोहर सरकार ने बड़ी जीत हासिल की। कांग्रेस की ओर से विधानसभा में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। मनोहर सरकार पर 55 विधायकों ने भरोसा जताया तो कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 32 वोट पड़े। हालांकि अब कांग्रेस ने वोटिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर सीक्रेट वोटिंग होती तो तस्वीर कुछ और होती। खैर, यह सियासत है, आरोप प्रत्यारोप का दौर यूं ही चलता रहेगा। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर दिन भर चर्चा हुई और चर्चा का समय बढ़ाया भी गया। सभी विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी तो मौका मिलने पर सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष समेत सभी विधायकों के सवालों का न केवल जवाब दिया बल्कि कांग्रेस को जमकर घेरा भी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अगर कांग्रेसियों को मंगल ग्रह पर भी प्लॉट ना मिले तो उसके लिए भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, क्योंकि अविश्वास कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कृषि कानूनों का भी जिक्र किया और यह जिक्र करते हुए कहा, यह साफ कर दिया कि कानून वैकल्पिक है, किसी के लिए कोई बाधा नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। बड़ी बहस में हमारे साथ जब कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे तो उनसे हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन सवाल यही था कि क्या वाकई इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने की जरूरत थी। चलिए ले आए, चर्चा भी हो गई। तो फिर उसके बाद सीक्रेट वोटिंग का मतलब क्या है, सब कुछ सीक्रेट रखने की कवायद क्यों करती है कांग्रेस, ये अपने आप में उन पर भी सवाल है। लेकिन जैसा हमने पहले इंट्रो में बताया कि ये सियासत है, इसमें एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, सब चलता है। ये अपने आप में दिलचस्प हथियार होता है सियासी दलों का। आइए जरा सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को कैसे स्पष्ट तरीके से सदन में रखा और कांग्रेस से लेकर तमाम लोगों को कैसे संदेश दिया, तंज भी कसा। जो के विशेष अवसर है, सारे रहेंगे। अविश्वास प्रस्ताव ये लेकर के आए हैं। अब चूंकि इनकी एक मृग तृष्णा तो है ही, जैसे राजस्थान में या किसी रेतीले इलाके में जो मृग होता है वो कहीं बालू में देखता पानी मिल गया और वो पानी के लिए दौड़ता है। दौड़ करके जब 2-4-5 किलोमीटर चला जाता है, पहुंचता है, देखता तो वहां पानी तो नहीं, वहां तो रेत है। तो मृग तृष्णा तो ये है कि सत्ता से इतने साल बाहर रह गए, जल्दी से वापस कैसे सत्ता में आए, लेकिन मिलेगा रेत ही। तृष्णा पूरी होने वाली नहीं है। एक आग्रह करता हूं कि आप एक रिकॉर्ड बनाइए, आप एक रिकॉर्ड बनाइए लोकतांत्रिक इतिहास का कि हर 6 महीने में आप अविश्वास लेकर के आइए। मैं तो कह रहा हूं हर 6 महीने में लेके आइए, क्योंकि आज तो आप लोगों ने मान लिया है, आज तो आप लोगों ने मान लिया है। वो हुड्डा जी ने भी अपनी बातचीत में शुरू में ही कह दिया था कि आपका बहुमत तो है ही, आप अपने बहुमत के कारण से अपनी बात रखेंगे, हमको मानना पड़ेगा। बीच बीच में विधायकों ने भी कहा है, हमारे कुंडू जी ने भी कहा है और भी हमारे मित्रों ने कहा है, शिषपाल जी ने भी ये बात कही कि आज सरकार और विपक्ष के बीच का मामला नहीं है, मामला तो किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। आप प्रस्ताव की भूमिका में भी वो बात लेके आए हैं, उस पर सदन में बातें बहुत हो भी चुकी हैं। हो सकता है कि मैं जब एक एक करके बात कहूँगा तो बहुत सी बातों का रिपीटिशन भी होगा, लेकिन मेरा इतना ही कहना है, क्योंकि रिजल्ट तो आपने बता दिया है, इसलिए होना तो वही है जो आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। अगर उस आलोचना में आपने आलोचना की, सत्ता पक्ष लोगों ने विरोध किया, सत्ता पक्ष लोगों ने आपकी आलोचना की, आपने विरोध किया, मेरा निवेदन मेरे इस भाषण में इतना ही है कि जो मुझे कहना हो तो कहना ही है। हो सकता है उसमें बहुत बात से आपको पसंद ना आए, क्योंकि स्वाभाविक है, पक्ष विपक्ष है। तो जितना कम टोका टाकी करेंगे उतना मैं अपनी जल्दी बात पूरी कर लूंगा। टोका टाकी ज्यादा करेंगे, बात वही होनी है, आपके करने का और मेरे कहने का अर्थ वही निकलना है, अलग अलग नहीं है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं अब जब तक बोलूंगा तो आप बीच में ना टोके तो अच्छा रहेगा। कहना मैंने वही है जो कहना है। इसलिए मित्रों, मैं एक और बात इसमें, एक बहुत बड़े कवि हुए हैं बशीर बद्र, उनका मैं एक
शेर पढ़ रहा था तो उसमें मुझे लगा कि हाँ वास्तव में ये अच्छा है। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। आलोचना के बारे में कह रहा हूं कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। दुश्मन शब्द वैसा ना ले, एक विरोधी जैसे विपक्ष का होता उतना इसका अर्थ है। तो इसलिए बहरहाल तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, उन्होंने सदन में अपनी बात को रखा, बेबाकी से रखा और साथ में उन्होंने शेर का भी उपयोग किया। और देखिए, जब बातों में शेर आ जाता है तो अपने आप में वजन बढ़ जाता है। बहरहाल हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बाद में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जेपी दलाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृषि मंत्री, बहुत स्वागत है जेपी दलाल साहब आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। धन्यवाद अतुल जी। दलाल साहब, आज मंगल ग्रह पर प्लॉट का भी जिक्र हुआ और मृग तृष्णा का भी जिक्र हुआ, और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री ने तो आग्रह किया, कोई यहां पर उनको सीधे तौर पर चेतावनी नहीं दी या फिर चुनौती नहीं दी, उन्होंने तो आग्रह किया कि हर 6 महीने में आप अविश्वास प्रस्ताव लाइए। फिर भी जनता का विश्वास है। क्या वजह है कि ये सब कुछ होने के बाद भी फिर उसके बाद कांग्रेस का ये तर्क कि सीक्रेट वोटिंग होती तो तस्वीर कुछ और होती? देखिए अतुल जी, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बहुत मृदुभाषी हैं, संयम रखते हैं और जनता पे भरोसा रखते हैं। आपने देखा होगा कि जो ये किसानों का आंदोलन था, इसके दम पे जो कांग्रेस जो है दुष्प्रचार करके, भ्रम फैला करके सत्ता प्राप्ति की कोशिश कर रही थी। आम भोले भाले किसानों में ये वहम डाल दिया था कि इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से वो सरकार को बदल देंगे और कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। और उनका एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह से किसानों को बातचीत की टेबल पर ना जाने दें, किसानों का भला ना होने दें। लेकिन अब जो है सब चीजें सब जनता के सामने आ गई हैं जी। और किसान का कंधे पे बंदूक रख के जो सत्ता प्राप्त करना चाहती है कांग्रेस, वो इसमें कभी सफल नहीं होगी। दलाल साहब, सारी बातें रखी गई, आंकड़ा भी स्पष्ट हो गया 55-32 का, लेकिन उसके बाद भी देखिए जो विपक्ष में होता है, और ये राजनीति है, आप बखूबी समझते हैं कि वो कोई ना कोई बात निकालता है कि भाई ये होता तो वो होता। आपने कृषि कानून का जिक्र किया, सदन के अंदर तमाम बातें इस पर हुई, मुख्यमंत्री ने भी कहा, और जब फिर हो हल्ला होने लगा उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वापस नहीं होगा, लेकिन वैकल्पिक है, संशोधन के लिए केंद्र सरकार तैयार है, सारी चीजें हैं। लेकिन हरियाणा के लिहाज से आपको क्या लगता है कि जिस तरीके का माहौल बनाया गया और ये दर्शाया गया कि अविश्वास प्रस्ताव आएगा और सरकार एक तरीके से गिर जाएगी, लेकिन आज सदन में खुद क्यों घिर गए? और इससे मैसेज क्या वाकई उन सभी तबकों को चला गया? खासतौर से अगर हम किसानों की बात करें, क्योंकि किसान सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है और वो सोचता है कि विपक्षी खेमा जो है कम से कम हमारा साथ देगा। वो साथ तो दे रहा, लेकिन कैसे दे रहा ये आपने सदन में खुद बताया या फिर सदन में इस पर चर्चा हुई? अतुल जी, कांग्रेस जो है किसानों के आंदोलन का मिसयूज करना चाहती थी, जिसमें वो सफल नहीं हो पाई। और हमारी सरकार किसान हितैषी है। मैं खुद किसान हूँ, किसान का परिवार से संबंध रखता हूँ। कोई भी किसान हितैषी फैसला लेने से पीछे हम नहीं हटेंगे। और मोदी जी ने भी ये कहा है बार बार कि किसान के हित के लिए ही ये कानून लेके आए हैं। लेकिन कांग्रेस का जो काम है, हमारे खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, सबसे पहले तो कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। वो अपनी लीडरशिप को भी चैलेंज कर रहे हैं। G23 का जम्मू में आपने देखा होगा, उनका अपने नेतृत्व में विश्वास नहीं है। पहले अपनी विधिन पार्टी तो फैसला कर ले, हमारे साथ बाद में अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, ये करे वो करे। मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा के मेरे किसान भाई हरियाणा की इस बात को समझेंगे कि हरियाणा की अच्छी मंडियां नहीं है। और जो बाहर भाषण देते थे कांग्रेस वाले, हमने स्पष्ट तौर पर पूछा, आप बताइए कानूनों में काला क्या है, बताइए कौन सी मंडी टूट गई है, बताइए कहां में एमएसपी खत्म हो गई है, प्रोक्योरमेंट की सीधे खाते में पैसा हम दे रहे हैं। एक भी लाइन वो नहीं बोल पाए। जो बाहर दुष्प्रचार करते थे, किसानों को डराते रहते थे कि मंडियां टूट जाएंगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी नहीं रहेगी और किसान की जमीन बिक जाएगी, ऐसा झूठा ड्रामा फ्रेम खड़ा करके जो कांग्रेस ने किया है, अल्टीमेटली हमारे मुख्यमंत्री जी ने शेर के माध्यम से कहा है, अब आग तो लगा रहे हो, आप इस आग में खुद जल जाओगे, हवा का रुख पता नहीं कब पलट जाएगा। और कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि मैंडेट जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उसका सम्मान करे, अपने किसानों की सेवा करे, किसानों का जो है मुद्दे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेके उठाए। और कभी न कभी किसान हो सकता है कि उनको फिर मौका दे दें, लेकिन जो रास्ता कांग्रेस ने पकड़ रखा है, इसी रास्ते पे चलते रहे
तो कांग्रेस निश्चित तौर पर समाप्त हो जाएगी, पूरे देश से समाप्त हो जाएगी। जेपी दलाल साहब, जिसका आपने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री ने भी कहा और ये एक तरीके से नसीहत दी गई कि आग न लगाया जाए, आग लगाएंगे तो हवा का रुख कभी बदल सकता है और हो सकता है कि उस आग से आप झुलस जाएं, यानी खुद वो झुलस जाएं जो आग लगा रहे हैं। लेकिन राजनीति में देखिए, संदेश अगर सकारात्मक हो तो भी उसको स्वीकारा नहीं जाता है, और वही दिखाई भी दिया। फिर से वही बातें कि किसान के विरोध में है कानून, काला कानून है, चर्चा में स्पष्ट नहीं कर पाए कैसे, फिर उसके बाद की सीक्रेट वोटिंग होती तो ये हो जाता। अब उस कानून को लेकर वो अपनी राय बदलने को तैयार नहीं है। आपको लगता है कि जितने विश्वास के साथ सरकार ने चर्चा भी कराई, सदन में समय बढ़ाया भी, और आपने किसानों से सीधा संदेश देने की, उनसे जुड़ने की कोशिश की है, ये बात अब उन व्यक्तियों को भी, उन किसानों को भी समझ में आनी चाहिए, आ जाएगी, विश्वास है? हमारे माननीय स्पीकर साहब ने विपक्ष की मांग पर बार बार चर्चा की और जितना टाइम उन्होंने चाहा, बहुत सारे सदस्यों को बोलने का मौका मिला जी। और जो फैक्ट है वो फैक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार किसान हितैषी है। हरियाणा सरकार ने किसानों का पूरा बाजरा एमएसपी पे खरीदा है। पड़ोस में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में, पंजाब में है, वहां क्या 1200 रुपए में बाजरा बिकता था, हमारा 2150 में बिकता है। पिछली बार हमने सरसों की पूरी प्रोक्योरमेंट की थी। देश में सबसे ज्यादा एमएसपी पे अनाज खरीदने वाली हरियाणा सरकार है और हमारी मंडियां अच्छी हैं, डायरेक्ट किसान को पैसा देते हैं, ड्रिप इरिगेशन की सुविधाएं दे रहे हैं। और हम तो मंडियां, हिंदुस्तान में जो गन्नौर की मंडियां है इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट के नाम से 7-8 हजार करोड़ रुपए की पूंजी से वो आ रही है, अगले 2 महीने में काम हो जाएगा। हम यहाँ इसमें पंचकुला में, कालका में एप्पल मार्केट है, फूलों की मार्केट जो गुड़गांव में है, मसाला मार्केट सोनीपत में, हम मंडियों को बढ़ा रहे हैं और उससे आगे बढ़ चुके हैं, टेंडर की स्टेज तक चले गए हैं और कांग्रेस डरा रही है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी। सबसे अच्छी प्रोक्योरमेंट राजस्थान के मुकाबले और प्रदेशों के मुकाबले हरियाणा की है। हरियाणा का किसान खुश है और इसी तरह से कांग्रेस ने पहले भी भरम कराया था। जो फसल बीमा योजना आई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें भी ये कहा था कि ये बड़े साहूकारों के लिए है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि सबसे ज्यादा मुआवजा, जितना प्रीमियम हमने मिलके कंपनियों को दिया है, भारत सरकार का सब्सिडी उसमें है, हरियाणा सरकार की सब्सिडी उससे ज्यादा किसानों में बटा हुआ। किसान अपने आप स्वेच्छा से, अब ये योजना वो स्वैच्छिक है, तो सब किसानों ने पहले से ज्यादा बीमा करवाया है। आज खरीद की फसल का, जो कपास और बाजरे का 900 करोड़ रुपए का बीमा मिला है। अब किसान को जोखिम से फ्री कर रहे हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड हमने बनवाए हैं, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए तरह तरह की स्कीम लेके जा रहे हैं। और गन्ने का भी जहां तक सवाल है, हरियाणा पहला प्रदेश है जिसमें 350 रुपए क्विंटल के हिसाब से गन्ने का रेट देते हैं। गन्ने की पिछले साल की पेमेंट सारी क्लियर करवा दी है, रिकवरी हमने बढ़ाई है। हम किसान हितैषी फैसला, कोई सजेस्ट तो करे, हाउस के अंदर कांग्रेस को सलाह तो दे, सिवाय इस बात के काला कानून काला कानून काला कानून, मंडी टूट जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी। इससे आगे एक लाइन कोई भी कांग्रेस के 20 नेताओं को हमने मौका दिया, एक शब्द नहीं बता पाए कि भी आप बताओ, इसमें कमी तो बताओ। लेकिन आज कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है वो जनता के सामने आ गया। मुझे पूरा भरोसा है, हम किसानों के सेवक हैं, किसान हमारे माई बाप हैं। किसानों के हित के लिए हरियाणा सरकार का क्रांतिकारी बजट आने वाला है और किसान के हित की कोई भी बात होगी, हम किसी भी वक्त उसका भलाई के काम करने से पीछे नहीं हटेंगे। जेपी दलाल साहब, एक दो और सवाल मैं आपसे लूंगा। सवाल अब ये कि आपने कहा कि हमने चर्चा की, चर्चा के लिए पर्याप्त समय दिया और सवाल जो थे उनके जहन में, उस सवाल के पलट अगर आपने पूछा कि भाई बताइए तो कि ये सवाल कहां से आया और उसका आधार क्या है, तो उसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन फिर वही बातें थी कि नहीं, हम कहेंगे और कहते रहेंगे। अब यहां पर अविश्वास को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है कि भाई आप 6-6 महीने में लाते रहिए, हम और मजबूत होंगे। आपको लगता है कि ये आग्रह वो स्वीकार कर पाएंगे और करेंगे तो वाकई आप लोगों के लिए बेहतर है? ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि आप हमारे ऊपर लांछन लगाते हो, जब हमारा जवाब देने का टाइम आता है आप वॉक आउट कर जाते हो। अविश्वास प्रस्ताव में क्योंकि मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद, जवाब के बाद ही वोटिंग होती है, तो इसलिए आपको बैठना पड़ेगा। तो हमें कोई एतराज नहीं है, 6 महीने के बाद दोबारा ले आइए, आपका चेहरा भी बिल्कुल उजागर हो जाएगा जनता किसानों के सामने, हमारे काम की हम अपने बता पाएंगे और इसमें कोई बुराई नहीं है कि किसानों के
मुद्दे पे आप जितनी बहस करना चाहते हैं, जैसे जिस मंच से करना चाहते हैं, हम करने के लिए तैयार हैं। और मैंने भी खासकर आज आंकड़े देकर बताया, हर पैरामीटर पे, प्रोक्योरमेंट पे, मुआवजा देने पे, मंडी चलाने पे, कि कितनी मंडी हमने बनाई है। कांग्रेस कहीं टिकती नहीं है, चाहे वो प्रदेश सरकार का मुद्दा हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो। मोदी जी ने भी बताया है कि भाई कितनी ज्यादा प्रोक्योरमेंट सारे देश में हुई है, कितना मुआवजा मिला है, 6,000 के जो किसानों के जो राशि दी है, सॉइल हेल्थ कार्ड बने हैं, यूरिया का नीम का लेपन हुआ है, सारे क्रांतिकारी कदम हैं। और मोदी जी बात के धनी हैं, उन्होंने जो कहा वो किया है, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे सीए का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो। और कांग्रेस की चिंता यह है कि मोदी जी किसान की आमदनी को दुगना कर देंगे और उसके बाद जो बचा खुचा वोट है देश के अंदर कांग्रेस का, वो भी समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस को मोदी जी की बातों पर भरोसा है, तभी वो चाहते हैं कि ऐसे हल्ला मचाइए जैसे गांव में कोई रहता है कि इस दिशा में मत जाइए, एक तालाब के पास जाइए, वहां तो भूत रहते हैं, ऐसा बच्चों के अंदर वहम फैला देते हैं। ये नीति कांग्रेस की है कि भूत दिखाओ, डर बैठाओ और भोले वाले किसानों को बहकाओ। लेकिन हरियाणा का किसान इतना भोला नहीं है। थोड़ा देर सच्चाई जो है ज्यादा देर छिप नहीं सकती, झूठ ज्यादा देर बिक नहीं सकती। हमें पूरा भरोसा है हमारे किसान भाइयों पे कि वो आने वाले वक्त में बिल्कुल सारा विचार विमर्श करके चुनी हुई सरकार जो किसानों के हित के लिए काम करना चाहती है, उनको काम करने का मौका देंगे। और ये कांग्रेस का जो दुष्प्रचार था, गांव में ना घुसने दो, पटरी लगा दो, ये करा दो, वो करा दो, ऐसा जो उसकी नीति है वो गलत है। उसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। और कांग्रेस की वजह से ही तो किसान की हालत कमजोर है। कांग्रेस को सबसे पहले तो ये क्षमा याचना करना चाहिए कि हाँ, ये सच्चाई है, हम भी मानते हैं किसान की हालत अच्छी नहीं है जो होनी चाहिए थी। लेकिन इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सबसे ज्यादा शासन में जो रहा है वो पार्टी रही है। कांग्रेस के पास फार्मूला है किसानों की आमदनी बढ़ाने का, लेकिन वो फार्मूला वाटर वाला फार्मूला है जिसमें रातों रात 1 करोड़ के सैकड़ों करोड़, 1000 करोड़ कर देते हैं। हमारे गरीब किसान के लिए, 2 एकड़ किसान के लिए, आधा एकड़ किसान वाले के लिए कांग्रेस के पास कोई ना आइडिया है, ना कोई वक्त है। कांग्रेस डर बैठा के राजनीति करना चाहती है, उसमें वो कभी सफल नहीं। जेपी दलाल साहब, आखिरी सवाल आपसे। आपने अपनी बात को रख दिया है। सबसे बड़ी बात यही होती है जो कि यहां पर मुख्यमंत्री ने भी कह दी है कि आप अगर इसी तरीके से अविश्वास पैदा करना चाहते हैं तो स्वागत है, और राजनीति करने वाले शायद वो काम करते भी रहेंगे, तरीका बदलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि वो किसान, वो आम जनता, उसमें विश्वास पैदा हो सरकार के प्रति, जिम्मेदार लोगों के प्रति। आपको लगता है कि अब कुछ नई रणनीति बनाने की जरूरत है ताकि जो केंद्र का कानून है उसको लेकर बदलाव करने का जिम्मा केंद्र का ही है, लेकिन उसमें हरियाणा सरकार कई बार घिर जाती है जो कि उनका दायरा नहीं है। वहां पर हरियाणा सरकार, खुद आप कृषि मंत्री है, कैसे वो भरोसा अगली रणनीति के साथ आप लोग पैदा करने वाले हैं? देखिए, किसानों के विश्वास की वजह से ही आज हरियाणा सरकार में भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सरकार है। हम किसानों के सेवक हैं, किसान हमारे लिए पूजनीय है। किसान की कोई भी समस्या होगी आगे बढ़ के दूर करेंगे, हर तरह की समस्या उसकी जो है दूर करते जाएंगे। और किसान को ये भी पता है कि कांग्रेस के वक्त में 6-6 रुपए, 10-10 रुपए के चेक मिलते थे, यूरिया के लिए लाइनें लगती थी, हर जगह भ्रष्टाचार था। आज डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर से उनको बहुत सुविधा हो गई है। और हमें पूरा भरोसा है कि हम किसानों की सेवा करके उनके दिल को इसी तरह से जैसे पिछली बार जीता था जीत लेंगे। और कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। कांग्रेस का एजेंडा साफ था कि डर बैठा के, गरीब भोले वाले किसानों को बहका के, बॉर्डर पर बिठा के कांग्रेस ने बड़ा पाप किया है। उसके लिए कांग्रेस को क्षमा मांगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जेपी दलाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए और अपनी नई रणनीति का खुलासा करने के लिए कि कैसे जनता में, किसानों में खुद आप लोग भरोसा बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाएंगे। बाकी अविश्वास प्रस्ताव तो गिर गया है जो कि विपक्ष लेकर आया था। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जवाहर यादव जी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है जवाहर भाई आपका। बजरंग दास गर्ग साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है बजरंग जी आपका। हमारे साथ रजत पंजेटा भी हैं, इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रजत पंजेटा आपका। और अमित नेहरा साहब, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है अमित जी आपका। सबसे पहले अमित नेहरा साहब, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। आपने दलाल साहब को सुना, आपने सदन में तमाम लोगों को आज चर्चा में सुना, यह अविश्वास क्यों पैदा किया गया? और फिर जब वो गिर गया तो यह तर्क दिया गया कि सीक्रेट वोटिंग होती तो कुछ और हो जाता। इसका क्या मतलब है? नहीं, देखिए अतुल, ये मामला भटकाना है। मैं शुरू दिन से ही कह रहा हूं कि जो संख्या बल है
वो सरकार के पक्ष में है शुरू दिन से ही। और जब कल डिबेट हुई थी उसमें मैंने बताया था कि 56 और 32 का आंकड़ा रहेगा। हालांकि 56वां जो वोट है वो विधानसभा अध्यक्ष का होता है, और वो उसी समय काम में लाया जाता है जब बराबर का मामला हो जी जी। और निर्णायक वोट जो जिसको बोलते हैं। तो वो 56वां वोट भी सरकार के पक्ष में था। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं थी कि ये औंधे मुंह पड़ना ही था। ये तो कहने वाली बात है कि सीक्रेट वोटिंग होती तो ये होती। तो भाई सीक्रेट वोटिंग होती है तो उसमें भी हमने कलाकारियां देखी थी। राज्यसभा की जब वोटिंग हुई थी तो सीक्रेट वोटिंग ही थी, उसमें क्या तीर मार लिए थे। हाँ, तो ये कहने की बात है, ये सारी बरकलाने की बात है। भाई सीधी सी बात ये है, संख्या बल सरकार के पक्ष में था, क्योंकि जेजेपी के भी 10 के 10 विधायक ये एक सुर में बात करे थे। हाँ, थोड़ा सा ट्विस्ट आया था कल शाम को जब देवेंद्र बबली ने कुछ कहा था कि हमें गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा, हमारा तो जीना मुश्किल हो रखा है, हमें तो हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा, हमें तो जो धातु के है ना जो गारमेंट और अंडर गारमेंट पहन के जाना पड़ेगा। तो इस तरह की बात हुई थी, तो लोगों को ये लगा था कि शायद देवेंद्र बबली खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी खिलाफ का जो कदम था वो नहीं उठाया। तो जब इतना मुखर बोलने वाला व्यक्ति इसके विरोध में नहीं गया तो आप बाकियों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो इसके खिलाफ जाएंगे। मुझे ये लगता है कि किसानों को इसमें मोहरा बनाया गया इस पूरे प्रकरण में। किसानों का डायरेक्ट कोई संबंध था नहीं विश्वास प्रस्ताव का या बिल्कुल अविश्वास बिल्कुल प्रस्ताव बिल्कुल। के। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, ठीक है ना। तो इसमें हरियाणा विधानसभा को जो अखाड़ा बनाया गया वो गलत है। देखिए, बड़ी बेबाकी से एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अमित नेहरा साहब ने स्पष्ट कर दिया कि औंधे मुंह गिरना सब कुछ था, लेकिन उसमें मोहरा किसको बनाया गया जिनका कोई लेना देना नहीं था। वो तो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, किसान तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं। उसके लिए यहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाना और ये कहना कि नहीं ये होगा और वो हो जाएगा, और हो जाने के बाद गिर जाने के बाद कहना कि सीक्रेट वोटिंग होती तो ये हो जाता, इसका कोई मतलब नहीं है। बजरंग दास गर्ग साहब, क्या चाची को मूछें होंगी तो चाचा कहना शुरू कर दें, कुछ ऐसा है क्या? देखा है पूरी तरह से मजदूर व्यापारी आम जनता की सरकार है और सारी वर्ग इस सरकार से दुखी है। जहां विधानसभा में प्रस्ताव के आज बजरंग दास गर्ग साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं जितना समझ पाया आपने फिर से वहीं दोहराया है कि ये जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। सारी चीजें मान लिया भाई, वो तो आप जब चुनाव में जाएंगे तब तो फिर कहेंगे ना। अभी तो फिलहाल उसी जनता की चुनी हुई सरकार है, ठीक है, गठबंधन की सरकार है और गठबंधन किया है तो उसमें कोई नई बात तो की नहीं। आप भी करते रहे, ये भी करते हैं, भविष्य में सब लोग करेंगे। तो जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, इंसान विरोधी सरकार है, फिर कहेंगे एलियन विरोधी सरकार है, तो अगली अर्जी आप मंगल ग्रह पे लगा दीजिए, वहां पर अविश्वास प्रस्ताव ले जाइए। मुख्यमंत्री ने कहा भी, अरे तार्किक बात तो ये होगी ना सर कि अभी तो जनता की चुनी हुई गठबंधन की सरकार चल रही है और उनके पास आंकड़ा भी है। बाकी बातें तो जब चुनाव आएगा तो आप भी कहेंगे और वो भी कहेंगे। जवाहर यादव जी, आपने सुना बजरंग जी को, फिर से उनसे मैं बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मोटा मोटा जिन्होंने कहा कि चूंकि ये जन विरोधी सरकार है इसलिए अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। चलिए, शायद जवाहर जी तक मेरी आवाज नहीं गई है। पंजेटा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पंजेटा साहब, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्या जन विरोधी सरकार है इसलिए अविश्वास प्रस्ताव गिर गया? अगर कांग्रेस का यह तर्क है तो भाई अविश्वास प्रस्ताव की एक प्रक्रिया है, वो ले आए, चर्चा भी हुई, समय बढ़ाकर चर्चा हुई और आंकड़ा स्पष्ट हो गया, तो फिर ये क्यों कहना है कांग्रेस का और इनेलो का रुख क्या है इस पर? देखिए आयुष जी, मैं तो शुरू दिन से ये बात बोल रहा हूँ कि ये अविश्वास प्रस्ताव जो है ये हुड्डा साहब द्वारा जो लाया गया है, ये अविश्वास प्रस्ताव बिल्कुल गिरेगा। शुरू दिन से हम ये बात बोल रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल का ये पक्ष बिल्कुल क्लियर है। जो लोग अभय सिंह जी के बारे में ये बात किया करते थे कि उंगली कटाने के किसानों के लिए जब इस्तीफा दिया तो भी उंगली कटा के शहीद बन रहे हैं, आज उन लोगों ने
हरियाणा प्रदेश के सामने अपनी नाक कटा के किसानों को तो शर्मसार किया ही, साथ साथ उनके ऊपर से पूरा का पूरा विश्वास गिर गया। क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव से ठीक पहले भगवा पगड़ी पहन के आप G23 में शामिल होते हैं, तो आपके ऊपर ही जब विश्वास नहीं है तो भाजपा के क्रॉस वोटिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा जहां जजपा और निर्दलीय, खासकर यहाँ देवेंद्र बबली जी का जिक्र हो रहा था, ये कितने मतलब मेरी तो समझ से पार है कि ऐसी राजनीति भी करते हैं कुछ लोग। इतनी बड़ी बड़ी बातें आप ठीक है विश्वास प्रस्ताव से पहले कर रहे हैं, इस्तीफा देने तक की आप बात कर रहे हैं, आप लोहे के अंडरगारमेंट्स बनवाने की बात कर रहे हैं, इतना आप गुमराह कर रहे हैं जनता को, मतलब इतना पाखंड। आज तो पूरे हरियाणा को ये पता चल गया कि सच में ही अभय सिंह चौटाला सत्य है। उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं। ना तो इन्होंने किसी ने इस्तीफा देना, ना इन्होंने किसी ने सरकार गिरानी, उल्टा किसान संयुक्त मोर्चा को और किसानों को इन्होंने पीठ में छुरा खोदा है। जो काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को करना चाहिए था, विपक्ष को अगर आपको क्रॉस सरकार गिरानी है तो लामबंद जो उनका काम था करना, वो संयुक्त किसान मोर्चा करता दिखा। अरे आपका काम है, आप अविश्वास प्रस्ताव लाने से ठीक पहले G23 में भगवा पगड़ी पहन के जा रहे हो, आपके प्रकार से क्रॉस वोटिंग होगी। बताइए भाई बजरंग दास गर्ग साहब, जवाब दीजिए। बीजेपी से ज्यादा देखिए इनेलो की तरफ से प्रहार हो गया। वो कह रहे हैं कि आपके अपने नेता तो भगवा पहन रहे हैं पगड़ी, और आप यहां पर अविश्वास की बात कर रहे हैं। खुद पार्टी के अंदर विश्वास नहीं रह गया है, और वो भी तब जबकि इनके पास पूरा आंकड़ा था। क्या मतलब था किसानों के नाम पर इस तरीके का अविश्वास प्रस्ताव लाने का? आयु जी, जहां पगड़ी का सवाल मेरे साथी ने किया, धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम में कोई साथी अपने साथियों को बुलाएगा, नहीं जाएं, उसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं, कोई पार्टी के विरोधी बात नहीं। ये देखिए, एक विधायक इस्तीफा देकर मतलब क्या है, बैकडोर नहीं, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और कहते हैं हम शहीद हो गए। एक जना क्या बात बोलेगा? अरे भाई, उनके पास एक थे, उन्होंने एक इस्तीफा दे दिया, इसमें कौन सी बात है? आंकड़ा होता है ना। और इनके पास देखिए आंकड़े थे, तो इनका अविश्वास प्रस्ताव आपका जो लाए थे आप, वो गिर गया। आंकड़ों का ही तो खेल है। अगर मान लीजिए पंजेटा साहब की पार्टी के पास एक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आपके यहां तो एक ने भी इस्तीफा नहीं दिया, दे देते। आइए मेरी बात तो सुनिए। नहीं, बात नहीं सुनना है। और मेरा नाम अतुल है, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। जवाहर जी, सवाल इस बात का है जो मैंने पहले पूछा था, अब तक आवाज नहीं गई थी। सवाल यही है कि क्या वजह है कि इनका विश्वास प्रस्ताव गिर गया? क्यों आखिर गिर गया? इस वजह से क्योंकि असल में आप जन विरोधी हैं, आप किसान विरोधी हैं, आप रोजगार विरोधी हैं, आप नौजवान विरोधी हैं, इस वजह से इनका विश्वास प्रस्ताव गिर गया? देखिए, अपने अविश्वास प्रस्ताव पर इनको ही विश्वास नहीं था। अगर आपने सदन की कार्रवाई देखी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अविश्वास पर चर्चा कर रहे थे और उसके बीच अपनी बातचीत के बीच ही कहते हैं कि आप लोग का बहुमत है तो आप तो सदन में जो मर्जी करा लोगे। तो जो आदमी अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहा है उस पर चर्चा कर रहा है और साथ में ये कह रहा है कि आपका तो बहुमत है, इसलिए आप तो वैसे भी सदन में हर चीज को करा लोगे। तो कांग्रेस को ही अपने अविश्वास प्रस्ताव पे विश्वास नहीं था। सीएम साहब ने पीसी चाको का भी जिक्र किया कि केरल के इतने बड़े नेता वो अविश्वास करके भाग गए। कांग्रेस ने कुल मिला के किसानों के नाम पर उनका राजनीतिक प्रयोग करना चाहा। किसानों ने भी उनको नकार दिया और आज तो बड़ा अच्छा हुआ आज और कल की डिबेट में। सारा जो मैं लगातार डिबेट में कहता था और आप लोग उसमें कहते थे कि भाई हाँ ऐसा हुआ है, परंतु आज तो सदन में रिकॉर्ड पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने माना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाने वाले वो हैं। उन्होंने खुद कहा तो स्वामीनाथन की कमेटी जो बनी पूर्व मुख्यमंत्री उस समय थे, जो उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री थे, उसके चेयरमैन वो थे खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि मेरे साथ ये पूर्व मुख्यमंत्री थे उसमें रहे थे जो स्वामीनाथन को कभी लागू नहीं कर पाए। आज मुख्यमंत्री ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि 6000 करोड़ के आसपास का मुआवजा किसानों को दिया गया। 6 साल में 800 करोड़ रुपए देती है हुड्डा साहब की सरकार। तो ये किसान के समर्थक कैसे हैं? असली किसान विरोधी तो हुड्डा साहब रहे हैं। कैसे जमीनें किसानों की छीनी गई, ये किससे छुपा हुआ है? कोई किस तरह से मानेसर कांड हुआ, किसानों को डराया धमका गया, सेक्शन 4 किया गया, सेक्शन 6 किया गया, सेक्शन 9 किया गया, और जब वो किसानों से जमीन हम पे पूंजीपति
राष्ट्रपति का आरोप लगा। ठीक है जवाहर जी, बहुत छोटा सा इसका मैं जवाब एक लूंगा गर्ग साहब से, उसके बाद मैं जाऊंगा किसान नेता राजेश दहिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गर्ग साहब बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा। ऑन फ्लोर आप सब कुछ मानते हैं, फिर कहते हैं कि ये हो गया, ऑन फ्लोर आपकी वोटिंग हो जाती है, आप कहते हैं सीक्रेट वोटिंग होती तो वो हो जाता। अरे कुछ तो तार्किक हो, आंकड़े नहीं है आपके पास तो ठीक है, चुनाव आएगा फिर से जनता के बीच में जाइए। अगर जन विरोधी सरकार होगी तो जनता तय कर देगी, अगर विपक्ष में दम नहीं होगा तो जनता तय कर देगी। यह भ्रम वाली स्थिति क्यों है? खुद पार्टी के अंदर भ्रम है, पीसी चाको जैसे बड़े नेता चले जा रहे हैं ये कहते हुए, जिसका जिक्र जवाहर जी कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अविश्वास का क्या विषय है, क्यों इतना अविश्वास है? अतुल जी, हमारे 30 विधायक हैं और बार बार ये कहा जाता था कांग्रेस के 30 विधायक है, ये खुद ही एक नहीं है, ये 30 वोट भी नहीं पड़े। सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार ने विधायकों को दबाव बना उन लोगों को काम किया है। आज जो स्थिति है आप देखना भविष्य के अंदर ये विधायक गांवों में उससे लायक नहीं है। बजरंग दास जी, ये फिर वही बात हो गई जिससे मैंने चर्चा की शुरुआत की थी कि चाची को मूछें होंगी और हम चाचा कहेंगे। भविष्य में क्या होगा आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। भविष्य में कौन गांव में जा पाएगा नहीं जा पाएगा ये आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। आज जो हुआ है वर्तमान में उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं, वो उनका विषय है और वो आपका विषय है कि भविष्य में क्या होगा। वर्तमान में विधायकों ने किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने लोलोपोती लेके, जवाहर जी मुझे लगता है आपको जवाब देना ही पड़ेगा बहुत जल्दी से, उसके बाद मैं राजेश जी के पास जाऊंगा। जवाहर जी, धोखा किया आपने इसलिए अविश्वास प्रस्ताव गिर गया इनका। घर भरने के लिए किसानों का हित देखता है, किसानों का मेरा नंबर है। आज जब ये बार ये कहा जाता है गांव में घुसने नहीं देंगे, तो मुझे लगता है इससे लोकतांत्रिक के शब्द नहीं हो सकते। और आज दुष्यंत चौटाला जी ने, अरे एक मिनट चुप तो करिए भाई, अरे एक मिनट, अतुल प्रसाद जी को चुप कराए तो मैं बोल पाऊंगा। गर्ग साहब सुन लीजिए सर, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है। अरे सुन लीजिए भाई, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, बार बार आयुष अतुल कर रहे हैं। आयुष मेरा सहयोगी एंकर है, मैं हूँ, इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई? इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी में अविश्वास प्रस्ताव में भी कंफ्यूज हो गए। जवाहर जी को सुनिए, आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। देखिए, जो ये कहते हैं कि लोग गांव में घुसने नहीं देंगे, आज दुष्यंत चौटाला जी ने भी, अरे ये चुप नहीं होंगे, क्या डिबेट करेंगे जी? क्यों? आप बोलिए जवाहर जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। दुष्यंत चौटाला जी ने ये भी बताया था कि 2016 के प्रकरण के बाद किस तरह से हुड्डा जी को घुसने नहीं दिया गया था, किस तरह से उनको चूड़ियां दी गई थी। हमने उसका भी खंडन किया था कि उन्होंने चाहे रोहतक जलवाया नहीं जलवाया अलग विषय है, परंतु लोगों को उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। दूसरे जी ने कोर्ट करके कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को चूड़ियां दी गई, उनके मुर्दाबाद के नारे लगे, वो उस एरिया को छोड़कर भागे जहां उनके प्रायोजित लोगों ने रोहतक जलाया था। परंतु हम ये कहते हैं कि अरे गर्ग साहब इतना नाराज क्यों हो रहे भाई? अविश्वास प्रस्ताव गिरा है तो मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है भाई, उन्होंने कोई आपको ये भी नहीं कहा, चेतावनी भी नहीं दी है, चुनौती भी नहीं दी है, उन्होंने आग्रह किया है कि आप लोग हर 6 महीने में अविश्वास प्रस्ताव लाइए भाई। आप लाते रहिए। अब तो यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है, मंगल ग्रह पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है वहां पर विश्वास प्रस्ताव आपका या अविश्वास प्रस्ताव आपका ना गिरे। बहरहाल राजेश दहिया हमारे साथ है। राजेश दहिया, अविश्वास प्रस्ताव से किसानों का कोई लेना देना था क्या, जो आधार दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनके प्रवक्ता की तरफ से अब भी? और सदन के अंदर एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए कानून मजबूत है, उसमें वैकल्पिक व्यवस्था है, इस पे सिर्फ किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है। राजेश दहिया। अतुल जी, हम किसान जो हैं 26 नवंबर से बैठे हैं और हमने पहले दिन से ये कह रखा है कि हम किसी राजनेता के साथ नहीं हैं, न हम किसी राजनेता को अपने मन से बोलने देते हैं। राजनेता हमारे बीच में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं। अब ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, ये भी एक ड्रामा था। कांग्रेस पार्टी को पता था कि उनके पास 30 विधायक हैं, अगर उन्होंने सरकार गिरानी होती तो जैसे चौधरी चरण सिंह की सरकार इंदिरा जी ने बनवाई थी और फिर गिरवाई थी, ऐसे बनती। सरकार गिराने के लिए थे 46 एमएलए, कांग्रेस के पास 30 एमएलए थे, 16 एमएलए थे दुष्यंत के पास, अपोजिशन के पास। अगर दुष्यंत जी को सीएम बनाते और बाकी 15 को मंत्री बनाते तो सरकार गिर गई थी। अब ये सोचते हैं कि मुख्यमंत्री भी खुद बन जाएं,
तो जो वहाँ डिप्टी सीएम बना हुआ वो इनके पास आगे डिप्टी सीएम क्यों बढ़ेगा? तो ये एक ढकोसला था जो किसान के जो हमारा अखाड़ा है उसके अंदर ये दोनों पार्टियां नूरा किस्ती खेल रहे थे। हम जो किसान हैं आज भी कहते हैं हमें किसी राजनेता की जरूरत नहीं है। ये जो कांग्रेस वाले हैं इनको भी कुछ गलतफहमी है, जैसे दिल्ली में थी, अभी शीला दीक्षित गई तो बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी गई तो दिल्ली कांग्रेस आ जाएगी। जैसे आप सुन लीजिए, किसान नेता कह रहे हैं आप लोगों को गलतफहमी है। मैंने या जवाहर जी ने या पंजेटा साहब ने, अमित नेहरा साहब ने नहीं कहा है। नहीं आप नहीं साहब, पार्टी को कह रहा हूं मैं। हाँ। अतुल जी, मैं कांग्रेस और बीजेपी को कह रहा हूं। जैसे दिल्ली में आप पार्टी आई ना, बीजेपी कांग्रेस के बीच से निकल के, ऐसे कोई और भी पार्टी आ सकती है। जैसे हमारे गर्ग साहब कह रहे थे ना कि हम गांव में नहीं घुसने देंगे, हम गांव में उन नेताओं को भी नहीं घुसने देंगे जो किसी दूसरी पार्टी के भी हों। ठीक है राजेश भाई, मैं आपकी कुछ बातों से सहमत हूं, लेकिन कुछ बातों से सहमत नहीं हूं। जैसा आपने कहा कि असल में किसानों ने किसी भी नेता को अपना मंच नहीं दिया। एक बहुत बड़े किसान नेता है, नाम है राकेश टिकैत। उनके मंच पर जयंत चौधरी से लेकर सिसोदिया से लेकर केजरीवाल से लेकर और कई और नाम है, वो भी किसानों की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो आपकी ये बात भी थोड़ी अतार्किक है कि किसानों के मंच से नेता नहीं बोल रहे हैं। अब आप कहेंगे नहीं, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, मैं किसानों की बात करूंगा। किसान हरियाणा का नहीं है, किसान देश का है, कानून भी देश के लिए लाया गया है। इसलिए आप ये दावा मत करिए कि किसानों की लड़ाई अब नेता नहीं लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस भी लड़ेगी ना भाई, इतनी पुरानी पार्टी है, उसका तो प्रथम दायित्व बनता है कि वो लड़े किसानों की लड़ाई। बहुत जल्दी से पंजेटा साहब एक छोटा कमेंट, फिर मैं अमित जी के पास जाऊं। आपने भी कहा नहीं, आपके कहने का मतलब मैं समझ गया सर, और जो आप नहीं समझ पाए थे या समझाना नहीं चाहते हो, मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। पंजेटा साहब आप कह रहे हैं कि आपके एक थे, उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया किसानों के नाम पर, और यह अविश्वास प्रस्ताव का खेल करते रहे। और अभी भी गर्ग साहब को आपने सुना, उनका कहना है कि असल में जनविरोधी सरकार है, इस वजह से गिर गया अविश्वास प्रस्ताव। यह तार्किक है क्या कांग्रेस का कमेंट? देखिए अतुल जी, अगर ये जन विरोधी सरकार है और इतना अच्छा मौका था इनके पास, तो ये क्यों इस मौके को इन्होंने गंवाया? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक तरफ तो अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, दूसरा इतनी छोटी मोटी बात नहीं है अविश्वास प्रस्ताव लाना, एक बिल्कुल बात है। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं सामाजिक कार्यक्रम, क्या वो चिट्ठी वाला प्रकरण कि आप सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ अगर हुड्डा जी सीधा एक चिट्ठी पत्र लिखते हैं, उससे पहले भी एक पत्र था जो मीडिया में नहीं आया, उसमें शायद 10 या 11 लोग थे, उसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। क्या उनकी नजरों में खटकने के बाद ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी जानते हैं चित्र? ये कांग्रेस की परंपरा है, ये कोई आज की बात नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी भजन लाल जी के नाम पे वोट पड़ी थी, उनको हटा के आए थे। बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो हरियाणा के हैं, जो जिनको कांग्रेस से जाना पड़ा। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी जानते हैं कि उनके दिन गिनती के हैं अब कांग्रेस के अंदर। ठीक है चलिए, अब ये तो भविष्य तय करेगा सर, आपके भी कितनी ज्यादा मजबूती पार्टी को मिल पाएगी, आपके नेता को मिल पाएगी, और उसके बाद कांग्रेस के नेता को कितनी मजबूती मिलेगी, भविष्य की बात है, ये जनता को तय करना है। नेहरा साहब, बहुत संक्षेप में, सिर्फ 1 मिनट का ही समय दूंगा, वक्त नहीं मेरे पास। जो यहां पर बातें कही जा रही हैं उनको क्या जनता नहीं समझ पाती है? गर्ग साहब अभी भी तमाम तर्क दे रहे हैं। राजेश दहिया जो कि किसान नेता हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि हम तो किसी को मंच नहीं दे रहा है, कम से कम हरियाणा में। हालांकि वो अलग बात है, चौटाला साहब भी दिखाई देते, पंजेटा साहब ने उस पर कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके बाद भी क्यों ये किसान कर रहे हैं? देखिए तो सीधी सी बात ये है कि जो काम विपक्ष नहीं कर पाया वो किसानों ने कर दिया। विपक्ष का काम ये था कि आप विधानसभाओं में लड़ते या संसद में लड़ते, बिल्कुल वहां पे उन्होंने प्रॉपर तरीके से विरोध नहीं किया। उस समय अगर संसद में बिल पारित हुआ और इनकी नहीं सुनी गई, है ना, और वॉइस वोट से हुआ, तो इनको इस्तीफे देने चाहिए थे, इनको उसी टाइम अनशन करना चाहिए था, संसद में उपवास रखना चाहिए था। ठीक है, अगर इनकी मंशा सही होती राजनेताओं की। लेकिन जब किसानों ने ये देखा कि इनसे बात नहीं बनेगी, हम राजनेताओं के भरोसे नहीं रह सकते, तो उन्होंने खुद मोर्चा संभाला। और उसी की ये है जो सरकार ये कह रही थी कि हमने बिल्कुल फुल प्रूफ बिल दिए, कानून दिए हैं,
और उसमें वो नॉन संशोधन करने के लिए तैयार होगी, वो किसका असर था? और उसमें एमएसपी की लिखित गारंटी का जो आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया था, वो कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया गया था, वो किसानों को दिया था। तो सारा जो आंदोलन है, सारा जो होमवर्क है, ये किसानों ने किया है। इसमें काम का उंगली कटा के कोई शहीद होना चाहे तो देखिए उनकी गर्ग साहब, देखिए अमित नेहरा जी बड़े व्यंग्यात्मक टाइप के पत्रकार हैं। खामखा उंगली कटा के शहीद मत होइए, क्योंकि उंगली कटने से कोई शहीद वैसे भी नहीं होता है। एक बात ये हो गई, और उसमें भी आप उंगली कटा के शहादत की गुंजाइश देख रहे हैं, तो फिर आप ही को समझना होगा। राजेश दहिया ने भी अपनी बात बता दी थी आपको। जवाहर यादव साहब, गर्ग साहब का अभी भी बहुत पुख्ता तर्क है, वो मानने को तैयार नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, कांग्रेस को तो आप नहीं समझा पाएंगे, लेकिन क्या किसानों को आप समझा पा रहे हैं? आपको लगता है कि हाँ, आज जिस मजबूती से सरकार ने अपनी बात अविश्वास प्रस्ताव के दौरान चर्चा में रखी है, उसका एक असर जाएगा सकारात्मक? जैसे जैसे किसानों से संवाद बढ़ेगा, वैसे वैसे जो संशय के बादल है वो हटेंगे। इसलिए आज तथाकथित मेरे कुछ किसान मित्र, मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूँ कि वो भी नहीं चाहते कि आज हो क्या रहा है कि कहते जी गांव में विरोध है। गांव विरोध नहीं करता, कुछ मुस्टंडे विरोध करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि क्योंकि ये किसानों से संवाद करेंगे तो किसान बात समझेंगे और वो एक्सपोज होंगे। अगर वो वास्तव में कोई भी व्यक्ति किसान हितैषी है, चाहे मेरे किसान मित्र हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो, चाहे भाजपा हो, सब संवाद करे किसानों से और उसके बाद किसान पे छोड़े कि किसान किस दिशा में जाना चाहता है। तो ये तो सब लठ लेके खड़े हो गए कि नहीं, इनको गांव में घुसना नहीं, क्योंकि किसानों से संवाद जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा, वैसे वैसे विपक्ष एक्सपोज होता चला जाएगा। वैसे वैसे ये किसान नेता जिनकी जमानतें जब्त हुई, चाहे वो चढ़ूनी हो, चाहे वो राकेश टिकैत हो, ये वैसे वैसे एक्सपोज होते चले जाएंगे। इसलिए मैं तो लोकतंत्र में आदर्श स्थिति ये कहता हूँ कि लगातार आप डिबेट कराइए, टीवी आपका चैनल इसको कर भी रहा है कि मेरे किसान मित्र भी अपनी बात रखें, हम भी अपनी बात रखें। तो आज की डिबेट में हो गई ना कांग्रेस एक्सपोज, खुलेआम एक्सपोज हो गई। ठीक है, बताइए भाई गर्ग साहब, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट क्या कहना चाह रहे हो? जवाहर जी कह रहे हैं कि भाई संवाद आप भी करिए ना, आप भी गाँव में जाइए, वो भी जाए, संवाद करिए। अगर आपकी बात समझ में आ जाएगी तो आपके साथ किसान, उनकी आएगी तो उनके साथ, तो दिक्कत क्या है? अतुल जी, हम तो गांवों में भी जा रहे हैं, शहरों में भी मीटिंग कर रहे हैं, हमने प्रदर्शन भी किए, धरने भी किए हैं। 106 दिन हो गए किसान धरने पे बैठे हैं। 200 से ज्यादा किसान इसके अंदर अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। 11 मीटिंग केंद्र सरकार से किसान नेताओं की हो चुकी है, पर हल निकाला सरकार ने। कहते हैं भी किसान संगठन, कौन सा किसान संगठन इनके साथ है? एक तो बता दे, हरियाणा में किसान संगठन इनसे करने तैयार है। बिहार की केंद्र सरकार की है। ये 5 अप्रैल 2020 को ये तीन कृषि कानून का एक साल में ये समस्या समाधान नहीं कर पाए। कानून में लोगों को डरा कर बह के बल पर ये राज करना चाहते हैं। राजेश दहिया, फाइनल कमेंट आपका। राजेश दहिया, मुझे लगता है गर्ग साहब इस बात से दुखी है कि किसानों ने उनको अपने मंच पर या उनकी पार्टी को अपने मंच पर जगह नहीं दी है, वरना आज ये अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं गिरता और काला कानून भी अब तक रद्द हो गया होता। खुला एक ऑफर दे दीजिए इनको भाई। आपने पॉइंट किया था अभय चौटाला का, हमने ये कहा कि जो राजनेता अपनी राजनीति छोड़कर हमारे पास आएगा उसको हम स्वागत करेंगे। हम किसी राजनीति से बैर हमारा नहीं है। हमें तो अरविंद केजरीवाल ने छोड़ दिया राजनीति? नहीं सर, हम जयंत चौधरी ने छोड़ दिया है राजनीति, हमने मनीष सिसोदिया ने छोड़ दिया है राजनीति, राकेश टिकैत लड़ाई किसकी लड़ रहा है? मैंने इसका भी जिक्र किया था। दहिया साहब छोड़िए ना, समय कम है, जल्दी से आइए। नहीं, आप उस बात को कह रहे हैं, हमने आपको कहा कि कुछ नेता हमारे बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ये कहा हम लोग इनवाइट कर रहे हैं। कांग्रेस को आप बुला लीजिए ना, कांग्रेस आपकी लड़ाई सबसे ज्यादा लड़ रही है, गर्ग साहब का ये कहना है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमसे वो दूर रहे, हम अपने लाइफ में चलेंगे। जैसे अब अपनी जवाहर यादव ने कहा कि कुछ मुस्टंडे, ये जो भाषा जब तक बीजेपी वाले नहीं सुधारेंगे किसानों के प्रति, जब तक ये मामला समझौता नहीं हो पाएगा। क्योंकि कभी हमारे उनकी भाषा से दिक्कत है या फिर कानून से दिक्कत है? पहले तो ये स्पष्ट कर लीजिए। भाषा तो सभी की मर्यादित होनी चाहिए, चाहे आपकी हो, मेरी हो, उनकी हो। यहाँ भाषा की बात तो बिल्कुल सबके लिए एक समान है।
लेकिन यहाँ भाषा से दिक्कत है या काले कानून से या कानून से दिक्कत है, ये तकनीकी सवाल हो जाएगा। बहरहाल सर मेरे पास समय नहीं है, माफी चाहूंगा। और कांग्रेस को ये सोचना होगा कि सिर्फ ये कहने से कि ये होता तो वो हो जाता, ऐसे नहीं होता है। अगर आपके पास अविश्वास प्रस्ताव का आधार था तो आपको लाना था, आप ले आए, अच्छी बात है। आपने चर्चा की, समय बढ़ाकर चर्चा की, लेकिन पॉइंट वहां पर वैलिड नहीं स्थापित हो पाए, इस वजह से प्रस्ताव गिरा है। इसमें कोई जन विरोधी है या किसान विरोधी है, यह तर्क फिट नहीं बैठता है। बाकी ऑफर कई भी हो सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया जवाहर जी आपका, बजरंग जी आपका, पंजेटा साहब आपका, अमित नेहरा जी आपका और रजनीश दहिया आपका। तो सदन में कांग्रेस का विश्वास प्रस्ताव गिर गया। इनेलो का पक्ष भी आपने यहां पर सुना। किसानों तक संदेश पहुंचा देगी सरकार, इस बात का विश्वास सरकार को है, लेकिन अभी भी कांग्रेस को अविश्वास है। नमस्कार।